Hello and welcome everybody. I welcome you all once again to the channel called Science Ki Masterni. We have started covering class 9th new syllabuses NCERT book. It's called Exploration. We have started chapter number 2 and we have discussed a few points up until the endovembranous system. आज हमें शुरू करना था माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. अगर आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आता है और आपको डायग्राम की लेबलिंग करनी अगर अच्छे से आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप एडवांस में ही सॉल्व कर सकते हो. पहले एक बार टेक्स्ट पढ़ते हैं. माइटोकॉन्ड्रियाज आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि ये जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बॉडी को उसको सप्लाई करते हैं. सेल्यूलर एक्टिविटीज सारी की सारी एनर्जी को इस्तेमाल करती हैं. उस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इज कोऑपरेटिंग विद द सेल. हर एक माइटोकॉन्ड्रियन, देखो यहाँ माइटोकॉन्ड्रियन लिखा है. माइटोकॉन्ड्रियन मीन्स वन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात हो रही है. सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में बात हो रही है. यहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है मतलब बहुत सारे ऑर्गेनल्स, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में बात हो रही है. तो दिस वन इज सिंगुलर एंड दिस वन इज प्लूरल. उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, आपको डायग्राम में भी यहाँ पे दिख रहा है. ये देखो आउटर मेम्ब्रेन जिसको लेबल किया गया है. आउटर मेम्ब्रेन बहुत स्मूथ है और इसमें कहीं कहीं पोर्स प्रेजेंट हैं. इनर मेम्ब्रेन को फोल्डेड स्ट्रक्चर कहा जाता है. इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर्स की तरह स्ट्रक्चर्स बने होते हैं क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है अंदर वाली, ये देखो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो कैसे अंदर को ऐसे फोल्ड हो रही है. ये जो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इस टाइप से, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द क्रिस्टे. ओके, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं. सरफेस एरिया में ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा हमारे लिए जो बेनिफिशियल हैं केमिकल रिएक्शंस वो हो पाएंगी और फैसिलिटेट करेंगी, हेल्प करेंगी एनर्जी के प्रोडक्शन में. माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और बाकी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है, एनर्जी रिलीज की जाती है. इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. ओके, इसके बारे में हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. एनर्जी रिलीज्ड, जो भी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है उसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में बनाता है. यानी कि जब हम बोलेंगे सेल ने एनर्जी बनाया, मीनिंग सेल ने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया जो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल का काम करता है, सेल्यूलर एक्टिविटीज में हेल्प करता है. दिस इज अ पोटेंशियल इंटरनल क्वेश्चन. जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यू कैन से एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वन. And secondly, they may ask you about the full form of the ATP, right? ये एनर्जी करेंसी है, सेल्स के मोस्टली एक्टिविटीज में हेल्प करती है. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड. प्लास्टिड सेंटर के काम करता है फूड प्रोडक्शन का. प्लास्टिड प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं और इसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है. प्लास्टिड सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है. राइट, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, कुछ बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं होता, फंगस में नहीं होता. आपने सीखा कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल को, ठीक है, टू द सेल. ये एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड. Animals can obtain food from their surrounding. Animals can gather food from around their surroundings. However, प्लांट जो है वो फूड सिंथेसाइज करता है सनलाइट के प्रेजेंस में. ये प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. वी ऑल नो अबाउट दिस प्रोसेस. लेकिन फोटोसिंथेसिस का ये जो प्रोसेस है ये होता कहाँ है सेल में? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में जिन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं. ठीक है, ये अपनी एनर्जी, अपना खाना, सेल्यूलर एक्टिविटीज़ के लिए कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लास्टिड से. प्लास्टिड न केवल फूड बनाने में हेल्प करते हैं बल्कि उसको स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं. जैसे कि आपने सीखा प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना लेते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं. एक ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं वो इसमें की रोल प्ले करता है. प्लास्टिड जो होते हैं ना बेटा, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सो व्हेन आई से प्लास्टिड्स आई मीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. Based on the color,
based on the pigment present. Okay, so if green color is present, it is going to be chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के बाहर दो मेम्ब्रेन होती हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से काफी सिमिलर है इन सम एस्पेक्ट्स। डबल मेम्ब्रेन होती हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड रहता है बेटा, सेमी फ्लूइड है, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर छोटे छोटे डिस्क शेप के, जैसे कॉइन्स जैसे स्मॉल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप ये मान लो कि छोटे छोटे कॉइन शेप के एनवलप्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा रहता है। क्लोरोफिल के पास कमाल की कैपेसिटी होती है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा, सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करके, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है फोटोसिंथेसिस जब होनी होती है। जो शुगर्स बनती हैं इस प्रोसेस में वो स्ट्रोमा में स्टोर हो जाती हैं, और साथ में स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी स्टोर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बीच के जो फीचर्स कॉमन है उसके बारे में बात करेंगे। ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है बेटा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फीचर्स, ऑल्दो डायरेक्ट क्वेश्चन अब कम आएंगे, लेकिन आपको ऐसे केस बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ सकते हैं। जो फीचर्स सिमिलर हैं दोनों के पास अपना खुद का डीएनए है, अपने खुद के राइबोसोम्स हैं, और वो अपने खुद के प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात आपको याद ये रखनी है कि ये अपने कुछ प्रोटीन्स, सम ऑफ देयर प्रोटीन्स को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं बेटा, नॉट ऑल ऑफ द प्रोटीन्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स सजेस्ट करते हैं कि इन दोनों की ही एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है जो कि कॉमन है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, एक सेंटेंस में सुनो। ऐसा माना जाता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, आज हम जिसको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये बैक्टीरियाज होते थे जिन्होंने हमारी प्लांट्स, एनिमल्स, एडवांस्ड एनिमल्स की, प्लांट्स की सेल्स में शरण ले ली ऑक्सीजन से बचने के लिए, क्योंकि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। ओके, तो हमने बोला कि देर आर मल्टीपल टाइप्स। तो फ्लावर्स, ग्रीन कलर के पिगमेंट की हमने बात कर ली, क्लोरोप्लास्ट। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कलर कहाँ से मिलता है? सेकेंड टाइप के प्लास्टिड से मिलता है बेटा। जो कलर प्रोवाइड करते हैं उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो जो कलर प्रोवाइड करेगा वो क्रोमोप्लास्ट। ये पिगमेंट येलो भी हो सकते हैं, ऑरेंज या रेड भी हो सकते हैं, और ब्राइट कलर्स का सोर्स भी यही होते हैं बेटा। हमने इतने सुंदर सुंदर रंग के फूल देखे हैं, फल देखे हैं, ऑल दोज ब्राइट कलर्स आर बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट हेल्प करता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में फूलों की तरफ। इंसेक्ट्स आते हैं, वहाँ से पॉलन्स को पिक करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ फ्रूट ईटिंग एनिमल्स भी सुंदर सुंदर फूल को देख करके, बर्ड्स जो है जो फ्रूट्स खाते हैं, सुंदर सुंदर फूल, फ्लावर्स के कलर, फ्रूट्स के कलर्स होते हैं बेटा। रेड कलर होता है, ब्राइट येलो कलर होता है ना, ऑरेंज कलर होता है। तो जो एनिमल्स और बर्ड्स इन फ्रूट्स को खाते हैं, फिर इनके जो सीड्स हैं वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए उन्हें कहीं दूसरी जगह ले जा करके वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इसे सीड डिस्पर्जल कहते हैं बेटा। तो आपने कभी देखा होगा कि खाली प्लॉट्स में या दीवारों पे या कहीं जो आउटडोर्स एरिया होते हैं, कहीं छोटे मोटे क्रैक्स हैं दीवारों में, वहां से पौधे निकल आते हैं। इट इज बिकॉज द बर्ड्स और एनिमल्स हैव लेफ्ट द सीड्स देयर। कुछ प्लास्टिड्स ऐसे भी हैं जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अब बेटा जो ग्रीन है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो कलरफुल है वो कलर दे रहा है, जो ना ग्रीन है ना बाकी कलर्स कैरी करता, जो बिल्कुल यूजलेस वाइट है वो कलर प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो स्टोरेज ही कर लेगा। ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को, जैसे कि स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स, और बेस्ड ऑन द फूड हम इनका अलग अलग नाम रख देते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है इस बुक में, लेकिन स्टार्च को स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट का अलग नाम होता है, प्रोटीन को स्टोर करने वालों का अलग नाम होता है, और ऑयल को स्टोर करने वालों का अलग नाम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, पोटैटो में और टारो में, कोलोकेशिया भी बोलते हैं इसको, ये स्टार्च स्टोर करते हैं। कोलोकेशिया क्या होता है? कोलोकेशिया सब्जी होती है बेटा, अरबी जिसको हम बोलते हैं,
अरबी जो हम अपने घरों में बनाते हैं, कोलोगेशिया इज दैट। तो वहां पे स्टार्च जो है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल आ जाता है वैक्यूओल। वैक्यूओल स्टोरेज एंड सपोर्ट में काम आता है। कुछ प्लास्टिड्स जैसे क्लोरोप्लास्ट वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं फूड प्रोड्यूस करने में और उसको टेम्परेरी स्टोरेज में, लेकिन परमानेंट तरीके से जो है वो वैक्यूल में स्टोर होता है जब तक कि वो इस्तेमाल ना हो जाए। लेकिन जो बाकी के सब्सटेंसेस हैं जैसे वाटर है, मिनरल है, वेस्ट मटेरियल है, ये सब कहाँ स्टोर होता है। और प्लांट्स जो है जब उनको सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं मिलता तो उनके पत्ते ऐसे मुरझाए मुरझाए से क्यों दिखाई देते हैं, विल्टेड बोलते हैं उसको, क्यों दिखाई देते हैं वो ऐसे। एक जो मेच्योर प्लांट सेल है उसमें एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है बेटा। इसके बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये जो बोला है ना, सराउंडेड बाय अ सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। सो टोनोप्लास्ट से घिरे हुए वैक्यूल्स क्या काम करते हैं। वैक्यूल के अंदर जो है वो एक शुगरी वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट हो सकता है बेटा, जिसे हम सेल सैप कहते हैं। वैक्यूल के अंदर पानी स्टोर होता है, मिनरल स्टोर होते हैं, शुगर और वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। ज़्यादा अमाउंट में जब पानी यहाँ स्टोर होता है तो वैक्यूल सेल के अंदर के प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं और सेल जो है वो मजबूत दिखाई देती है। ओके, स्टिफ हो जाती है सेल, फर्म हो जाती है। और अगर प्लांट को इनफ वाटर नहीं मिलता तो वैक्यूल वाटर लूज कर देता है और सेल लेस फर्म हो जाती है, इसीलिए हमें प्लांट जो है वो मुरझाया मुरझाया सा दिखाई देता है। एनिमल सेल्स में भी क्या वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? हाँ, समटाइम्स दे आर प्रेजेंट, पर एक तो उनका साइज छोटा होता है बेटा, दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल्स। सेकेंडली वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं, तो टेम्परेरी स्टोरेज के काम आते हैं, राइट। परमानेंटली वो प्रेजेंट नहीं होते। ओके यहाँ पर एक छोटा सा इन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन बॉक्स है, लेट अस डिस्कस दिस एज वेल। 2010 में साइंटिस्ट जे क्रेग वेंटर और उनकी टीम ने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की इन द फील्ड ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। सिंथेटिक बायोलॉजी होता है बेटा जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस जो है वो डिजाइन किया जाता है, सिंथेसिस जिसका किया जाता है, जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता। इन्होंने पहले माइकोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया था, उसके डीएनए का पूरा सीक्वेंस पढ़ा। ठीक है, जो डीएनए होता है बेटे, डीएनए पे एक सीक्वेंस होता है मॉलिक्यूल्स का। अब जिसको वो सीक्वेंस इस तरीके से स्पाइरल स्टेयरकेस जैसा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है और उस डीएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, तो इन्होंने पहले माइकोप्लाज्मा माइकोइडस नाम के बैक्टीरिया का कंप्लीट सीक्वेंस पढ़ा। कैसे पढ़ा? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके। फिर उन्होंने इस डीएनए की एक एग्जैक्ट कॉपी बना ली। सिंपल है सिंपल नहीं है, समझना सिंपल है कि आपने एक बैक्टीरिया का डीएनए पढ़ा और फिर आपने उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी अपनी लैब में बना ली। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एक दूसरा क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया लिया और उसके डीएनए को रिमूव कर दिया। एक बैक्टीरिया हमारे पास है माइकोप्लाज्मा माइकोइडस, इसका डीएनए की कॉपी बना ली सिंथेटिक लैब में। दूसरा बैक्टीरिया लेकर के उसका डीएनए निकाल के रख लिया और बाकी जो सेल है उसको नष्ट नहीं होने दिया और जो अपना लैब में बनाया हुआ डीएनए था ना उसको इस सेल में इंसर्ट कर दिया। तो जब ये सेल स्टार्ट करी ग्रो करना, डिवाइड किया, न्यूली इंसर्टेड जो सिंथेटिक डीएनए होता है बेटा यही इंस्ट्रक्शन देता है, यही चलाता है सेल को। ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि डीएनए सारे सेल्स के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ओके, तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, पूरी सेल नई नई बनाई थी उन्होंने केवल डीएनए जो था वो सिंथेटिक बनाया था। अदर पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से ही लिए गए थे। Okay, then comes the how do normal cells grow and divide. This is the next topic that we are going to go ahead with. This one's a very basic topic and we all must be somehow aware of this. जब हमारे स्किन पे कोई छोटा कट लगता है तो कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है,
जब बाल झड़ने लगते हैं तो उसकी जगह नए बाल आ जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, पुराने डेड डैमेज्ड सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हम घर में एक कप टूट गया, सेट खराब हो गया, दूसरा कप टूट गया, धीरे धीरे सारे कप टूटने का इंतजार तो नहीं करते आप, है ना? आप क्या करते हैं, कोई बर्तन अगर टूट जाए उसकी जगह पे आप नया ले आते हैं, और अगर आपका काम चल रहा हो तो चला लेते हैं। बॉडी भी ऐसे ही करती है। जब बॉडी ग्रो करती है वो इसलिए नहीं करती क्योंकि सेल बड़ी हो रही है, वो इसलिए भी करती हैं क्योंकि सेल्स का नंबर भी बढ़ रहा है, सेल्स की संख्या भी बढ़ती है। ओके, ये देखने के लिए ये कैसे होता है, हमने एक एक्टिविटी करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक जार के अंदर वाटर फिल करके उसके ऊपर एक अनियन को रखा गया है। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, अनियन के लोअर साइड पे यहाँ जहाँ अनियन का स्टेम और रूट है, वाटर के वजह से रूट्स जो है वो क्या करना शुरू कर देती हैं, ग्रो करना शुरू कर देती हैं। और जब वो ग्रो करेंगी तो उनके सबसे नीचे वाली टिप्स में सेल्स डिवाइड करती हैं, वो ही हमें ऑब्जर्व करना है। हमने जार लिया, उसको प्लेन वाटर से फिल कर दिया, फिर हमने अनियन बल्ब लिया, जार के ऊपर रख दिया, इस तरीके से कि जो उसकी नीचे की रूट्स हैं उन्हें पानी में डूबा होना चाहिए। फिर हमने इसे 5-6 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर फ्रेशली ग्रोन रूट को काट लेना है, और एसीटो अल्कोहल जो कि सोल्यूशन है, कैसे बनता है, 1 पार्ट ग्लेशियल एसिटिक एसिड और 3 पार्ट इथेनॉल का सोल्यूशन बना लो। ठीक है, सिंपलेस्ट टर्म्स में 3 ड्रॉपर भर के अगर आपने इथेनॉल लिए है, 1 ड्रॉपर भर के आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है। रूट्स को एसीटो अल्कोहल में 24 घंटे के लिए रखना है, और फिर उनको 70% एथेनॉल में डाल देना है प्रिजर्वेशन के लिए। प्रिजर्वेशन का मतलब है सेल्स इस टाइम पे जिस स्टेज में होंगी वहीं पर रुक जाएंगी, अरेस्ट हो जाएंगी। 1 या 2 प्रिजर्व्ड रूट लें, उसको पानी में अच्छे से वॉश कर लें और उनको एक साफ क्लीन ग्लास स्लाइड पे रख लें। 1 ड्रॉप डाइल्यूट HCl डाल करके वो टिश्यू सॉफ्ट हो जाएगा। उसको फिर 10-15 मिनट्स के बाद आप फिर से वॉश कर लें। फिर आप उस पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसीटोकार्मीन स्टेन डालें। फिर आप स्लाइड को 5 to 10 मिनट्स के लिए रख दें, एंड देन यू जेंटली वार्म इट। स्पिरिट लैम्प के ऊपर हल्का हल्का आप इसको वार्म करें, हमने इसे ज़्यादा हीट नहीं करना है। फिर टिप पोर्शन जो है रूट का वो कट करके आप उसको कवर स्लिप से कवर कर दें माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे रख के। फिर आप उसको अपने थंब से ना माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप रखिए, हल्का हल्का अपने थंब से या बैक ऑफ योर पेन से आप उसको हल्का हल्का टैप करेंगे तो सेल्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाएंगी, एंड देन यू कैन observe this slide under the microscope. Okay, this entire thing जो आपने यहाँ पे पढ़ी, this entire thing is the protocol of onion root tip slide making. Okay, 12th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है बेटा। ओके, देन आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपने सेल्स देखी, क्या ये सब स्ट्रक्चर में एक जैसी हैं, क्या आपको कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस मिले? इफ yes, then why is it so? These all are the obvious anticipatory questions. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ग्रोइंग टिप जो है वो डिवाइड करती है। ये प्रोसेस इज नोन एज सेल डिविजन। बहुत सारी स्टेजेस दिखाई देती हैं बेटा, सारी सेल्स एक जैसा नहीं आपको रीडिंग देती। द ऑल ऑफ द सेल्स मे लुक डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एग्जिबिट कर रही हैं। इसका मतलब डिवीजन एक लंबी प्रोसेस है, कोई कहीं तक पहुंची है सेल, किसी ने भी शुरू किया है, एंड कोई सेल जो है इज अबाउट टू फिनिश। दैट इज वाई ऑल सेल्स मे अपीयर डिफरेंट टू यू। हर दिन हमारे बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल रिप्लेस्ड होती हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है, ऑलमोस्ट 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी डेली रिप्लेस हो जाती हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल हो यूकैरियोटिक सेल हो, सारी सेल्स डिवाइड करती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के पास ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीका है डिवाइड करने का। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन। और स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन जो है वो हायर ग्रेड्स में आप पढ़ोगे। यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन आपको दी गई हैं। ऑल यू कैन डू, आप लो पावर पे इफ यू विल ऑब्जर्व यू विल सी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। आप क्या देख पा रहे हो? यू कैन easily observe different cells. If you set your microscope in a higher power, you can see the structure here. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो दो एरोज आपको दोनों तरफ दिख रहे हैं, सेल ऑलमोस्ट डिवाइड हो चुकी है। ये तो 99% डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। ये देखो, ऑल द सेल्स आर इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिविजन। तो इसका मतलब ये है सारी स्टेजेस, सारी सेल्स जो है वो डिवीजन साइमल्टेनियसली स्टार्ट नहीं करती हैं। In our next class, I will be starting the topic cell division. Stay connected and keep revising, and I'll see you in my next class. Have a very nice day, all of you.